जो आज जो है हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का एक और एप्लीकेशन, जिसमें है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इंसुलेटिंग स्फीयर या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। अब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में हमें इंटेंसिटी इक्वेट करना है, कितना होगा कैसे होगा, आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, मान लिया जाए कि ये हमारा जो स्फीयर है ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इस पे जो चार्ज है हर जगह, इस टोटल चार्ज हमने इसको कितना दे रखा है, क्यू दे रखा है। ठीक, अब इसके हमें आउटसाइड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ निकालना है? आउटसाइड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। मान लो कि इसका ये सेंटर O है और सेंटर O से इसकी रेडियस कैपिटल R है और हमें आउटसाइड निकालना है, मतलब इस स्फीयर के बाहर कहीं निकालना है। तो मान लेते हैं स्फीयर के बाहर ये कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि O से P तक की डिस्टेंस, इसको भी एज्यूम कर लिया जाए, सपोज ये हमारा स्मॉल r है। तो अब इस पॉइंट P से पास होने वाला एक गॉसियन सरफेस सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या बना लिया, ये हमने बना लिया एक गॉसियन सरफेस जो कि इस स्फीयर को इंक्लोज कर रहा है। तो ये गॉसियन सरफेस भी उतना ही चार्ज इंक्लोज कर रहा है जितना कि ये इंक्लोज कर रहा है, क्यों, है ना। अब यहाँ पे देखो, हमने इस पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर एलिमेंट कंसीडर किया, सरफेस एरिया कंसीडर किया। अब चूंकि ये पूरा स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज है हर जगह से क्यू, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस स्फीयर के सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर की ओर निकलता है। तो हमने कहा कि भाई मान लिया जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा और जो ये छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पे कंसीडर किया है, इसका जब एरिया वेक्टर लेंगे तो ये भी हमारा इसी डायरेक्शन में होगा और दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और जब 0 डिग्री है तो सबको पता है कि cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होता है, +1 होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट पे कि देखो, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला ये जो हमारा सरफेस है, ध्यान रहे ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ये जो हमने नीले मार्कर से ड्रॉ किया है ये वर्चुअल सरफेस गॉसियन सरफेस है। तो हमने लिखा कि फ्रॉम फिगर या इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पॉइंट P, तो फाई बराबर कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कि सरफेस इंटीग्रल EdA इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हमने लिख दिया 1, तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला यहाँ पे कि सरफेस इंटीग्रल EdA। चूँकि हमको इक्वेट करना है तो ई को हमने बाहर ले लिया, सरफेस इंटीग्रल DA और DA ले लिया, मतलब कि ये आ गया A, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। और इस स्फीयर का हमारा जो गॉसियन सरफेस वाला है, क्योंकि या इसके लिए हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ई और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है भाई, तो 4πr²। तो एरिया की वैल्यू इस स्फीयर का कितना आ जाएगा, 4πr²। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया एक। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, तो Q/ε0। और ये गॉसियन सरफेस टोटल चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है, Q इंक्लोज कर रहा है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फिर आपस में बराबर होनी चाहिए। हम दोनों को क्या करेंगे, आपस में इक्वेट कर लेंगे कि भैया अब आ जाओ ऐसे, इस तरफ आ जाओ। तो देखो, हमने कहा कि इसका मतलब आ गया E इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। अब यहाँ से E की वैल्यू निकाल लो, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई r²। ये आ गया न्यूटन पर कूलम। तो हमारा जो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना आया, इतना आया। अब यहाँ पे अगर ये मान ले कि जो चार्ज है पूरा इस इंसुलेटिंग स्फीयर के वॉल्यूम में स्प्रेड है चारों तरफ, तो हम कैसे निकालेंगे, हमने कहा लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तब चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगा कि वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दिस इज। अब वॉल्यूम की वैल्यू, चूंकि चार्ज तो हमारा इस वाले कैपिटल R वाले स्फीयर पे हमारा है स्प्रेड, सो दैट्स वाई ये आ गया वॉल्यूम 4/3πr³ इंटू रो। तो अब यहाँ पे चार्ज की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट
कर सकते हैं सीधा सीधा यहाँ पे। जब ये वैल्यू आप वहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आओ चेक कर लेते हैं कि क्या मिलेगा। डस्टर देना भाई, चलो मिल गया। देखो अब ये वैल्यू हमें वहाँ सब्स्टिट्यूट करना है तो हमारा क्या आ गया कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह आ गया 4/3 पाई R क्यूब, पाई कैपिटल R क्यूब इंटू रो, ठीक है, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास कि E इज इक्वल टू, ये 3 हमारा नीचे आ जाएगा, ऊपर केवल ये 2 टर्म बचे, यानी कि बचा R क्यूब रो और नीचे क्या बचा 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो हमारा एक ये फॉर्मूला बना इन टर्म ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब दोनों ही में, चाहे ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, चाहे ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान से देखो, इन दोनों ही केस में आपको ये निकल के आएगा कि ये सारे वैल्यू तो हमारे कांस्टेंट है, ये सारे वैल्यू क्या हैं, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि E हमारा किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, तो 1/r स्क्वायर के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है। तो जब हम आउटसाइड द सरफेस की बात करते हैं तो आउटसाइड द सरफेस हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आता है, और जब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस कर देते हैं चार्ज को तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसे बन जाती है, ठीक है, जिसमें उसका इनिशियल रेडियस जो था ये नोन है, 3 नोन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नोन है, और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है दिस इज ऑल्सो नोन टर्म्स। तो इसका मतलब कि ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जिस हिसाब से बढ़ती जाएगी उस हिसाब से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वेरी करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसका दूसरा केस समझते हैं कि दूसरा केस अगर हमें आउटसाइड के बजाय कहाँ निकालना हो, सरफेस पे निकालना हो, कहाँ निकालना हो, सरफेस पे निकालना हो, तो दूसरा पार्ट इसका एट सरफेस। तो हमने एक तो कर लिया, दूसरा अब हमें करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारा जो रिजल्ट आया है आउटसाइड वाला, उसी में हम क्या करेंगे कि अगर ये वाला सरफेस यानी कि हमें यहाँ पे निकालना हो कहीं, तो इस वाले के लिए हमारा जो रेडियस है वो R ही के बराबर रहेगा। यानी कि जो आउटसाइड हम निकाल रहे थे तो आउटसाइड के केस में हमारा R बड़ा था R के, लेकिन जब हमें इसी पे निकालना हो और इसी को हम R मान लें तो ये वाला R और ये वाला R आपस में क्या है, बराबर है। तो एट द सरफेस के केस में हम R को किसके बराबर कर देते हैं, R के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ हमारे रिजल्ट में स्मॉल r है वहाँ वहाँ हम क्या कर देंगे, कैपिटल R रख देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा एट द सरफेस के केस में कि ये वाला जो वैल्यू R स्क्वायर है अब यहाँ बन गया R स्क्वायर, और यहाँ वाला भी, यहाँ पे भी वैल्यू हमारा आ गया R स्क्वायर, यहाँ पे भी वैल्यू आ गया हमारा R स्क्वायर। अब देखो R स्क्वायर और R के केस में क्या हो गया, रिजल्ट कैसा हो गया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो तो भाई एक R स्क्वायर से यहाँ 3 है तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 1 बच जाएगा। तो E की वैल्यू हमारा कितना मिल गया कि R रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, कुछ ये मिला न्यूटन पर कूलम। कब मिला ये, जब हम एट द सरफेस इक्वेट कर रहे थे। तो इस तरीके से हम लोगों का 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा वाला, और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक चीज़ छूटा है, यहाँ पे भी हम कैपिटल R ही कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट ऐसा कुछ चेंज हो जाता है। अब जब हमें इस इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर निकालना हो किसी पॉइंट पे तब क्या करेंगे, अब जब हमें इंसुलेटिंग स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पे निकालना हो तब क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा इसी में हम मिटाते हैं इन चीज़ों को और अंदर के बारे में समझते हैं कि अंदर वाला केस कैसे होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले फिगर को समझना अच्छे से कि भाई मान लिया ये हमारा एक इंसुलेटिंग स्फीयर है, चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर है जिसमें हर जगह कुछ ना कुछ चार्ज है, ठीक है। और टोटल चार्ज इस पर कितना है, Q है, और इसकी डेंसिटी कितनी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। अब समझो कि हमें इस स्फीयर के अंदर यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो हम क्या करेंगे, भाई इसका अपना एक रेडियस था, कितना, कैपिटल R, ये भी पॉइंट की यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी, मान लेते हैं स्मॉल r। तो अब इस स्मॉल r से पास होने वाला हम क्या बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मान लिया कि ये हमारा क्या है, अब नया गॉसियन सरफेस बन गया। अंदर के केस में ये हमारा क्या बन गया, ये एक नया गॉसियन सरफेस बना लिया हमने। अब भाई टोटल चार्ज इस स्फीयर पे हमारा कितना था, OQ था। अब क्या ये जो गॉसियन सरफेस है क्या ये भी इतना ही चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो आपको लगेगा नहीं ये तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला पोर्शन हमारा छूट रहा है, तो इधर भी तो कुछ चार्ज होगा ही होगा। इसका मतलब अब इसके अंदर जो हमारा चार्ज है कुछ कम है, मान लेते हैं वो चार्ज कितना है,
क्यू डैश है। अब यहाँ पे हमको इंटेंसिटी इस पॉइंट पे अगर हमको निकालनी है, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे भाई, डायरेक्शन वायरेक्शन जूम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी इसी डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल भी हमारी इनके बीच 0 डिग्री होगी। और कॉस 0 की वैल्यू वंस अगेन 1 होगा। ठीक है, तो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 हो गया। अब देखो आगे का कॉन्सेप्ट, सब कुछ वैसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं होगा, बस एक दो चीज़ें हैं जो बदल जाती हैं, वो समझ लो। बहुत आसान सा होता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं होता है कि अभी हमें निकालना है तीसरा इनसाइड। ठीक है, कहाँ निकालना है, इन साइड निकालना है। तो इनसाइड के केस में भाई हमारे पास क्या आ गया कि अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वैल्यू तो हमारी इतनी ही निकल के आएगी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चूंकि अब ये सरफेस जो है वो क्यू डैश चार्ज इंक्लोज कर रहा है, तो यहाँ पे चार्ज की जगह क्यू डैश आ गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब बात आती है कि क्यू डैश की क्या वैल्यू हो सकती है, ये समझो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिजल्ट के मामले में इसी पैटर्न पे आएगा। तो ये वैल्यू तो आ गया, लेकिन चार्ज ये जितना इंक्लोज कर रहा है वो चार्ज हमने लिख लिया। अब बात आती है कि इस चार्ज को हम इस चार्ज के फॉर्म में अगर लिखें तो कैसे लिख सकते हैं। तो हमने कहा देखो बच्चों, जो हमने क्या कंसीडर किया है कि ये जो डेंसिटी है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो रो है और ये यूनिफॉर्म है, यानी कि जो चार्ज इस पूरे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है हर जगह सेम अमाउंट में है, कहीं भी इधर मतलब कम और ज़्यादा नहीं है, एकदम आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज पूरे होल ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर। तो हमने कहा कि अगर डेंसिटी हमारा बराबर है तो डेंसिटी का फार्मूला क्या हो जाता है कि वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये फार्मूला हम अगर लगा देते हैं और फिर हम निकालेंगे तो अपने आप हम इस चार्ज को इस चार्ज से रिलेट कर पाएंगे और उसके बाद हम ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो चार्ज बराबर हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था कि चार्ज बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो भाई डेंसिटी बराबर चार्ज अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो देखो हमने कैसे निकाला डेंसिटी, अब कि डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज। अगर क्यू चार्ज लेते हैं तो वॉल्यूम हमारा ये पूरा बड़ा वाला लेना पड़ेगा, बड़ा वाला वॉल्यूम मान लिया V1 है, और छोटा वाला अगर सरफेस लेते हैं तो इस पर हमारा चार्ज क्यू डैश है और इसकी वॉल्यूम भी हमारी कुछ अलग हो जाएगी, ये मान लिया V2। अब इन दोनों को आपस में हम कर लेंगे सोल्व, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, तो आ गया क्यू V2 बटे में V1। अब क्यू तो हमारा क्यू है, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, क्योंकि इसका हमें लेना है, V2 हमने वॉल्यूम इस वाले स्फीयर का लिया है तो 4/3 पाई आर क्यू। अब V1 हमने बड़े वाले का लिया है, तो जब बड़े वाले का लिया है तो ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू। अब देखो 4/3 पाई कैंसिल, तो क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, तो क्यू आर क्यू बटे में आर क्यू। ठीक है, तो ये क्यू डैश की वैल्यू इन टर्म ऑफ क्यू हमें कितना मिल गया, कुछ इतना मिल गया। जब ये रिजल्ट आ गया तो हम इस चार्ज की जगह क्या रख देंगे, ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ से सीधा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, फिर रिजल्ट चेक करा जाए भाई। ठीक है, देखो नॉन कंडक्टिंग का जो केस होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू। तो हमने रख दिया कि क्यू आर क्यू बटे में आर क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब इस वाले आर स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है, एक आर बच गया। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर अपॉन आर क्यू। ठीक है, तो ये आया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ठीक, अब इसको आप डेंसिटी के टर्म में भी लिखना चाहो तो डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, क्योंकि चार्ज बराबर हमारा क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो। तो इस वाले चार्ज को फिर आप इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो रिप्लेस कर दो, तो रिप्लेस करके देख लो, तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह हमने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यू रो डिवाइडेड बाई, और एक आर ये वाला आर है ये आर, और नीचे डिवाइडेड बाई आर क्यू।
तो देखो यहाँ से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से ये 4 पाई कैंसिल, ये आर क्यूब कैंसिल, ये आर क्यूब कैंसिल। तो ई की वैल्यू क्या मिला हमको, केवल यहाँ से रो मिला, आर मिला और नीचे एप्सिलॉन नॉट मिला। और कुछ बचा क्या, हाँ ये वाला 3 हमारा नीचे मिला। ठीक है, तो इतनी वैल्यू हमारी मिली। अब ये वाले टर्म्स तो हमारे सारे कांस्टेंट हैं, तो जब कांस्टेंट है तो इसका मतलब कि ई हमारा इनसाइड के केस में कैसे वेरी कर रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में वेरी कर रहा है। ठीक है, कैसे वेरी कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में वेरी कर रहा है। चाहे ये फॉर्मूला नोट करो, चाहे ये फॉर्मूला को आप ध्यान से देखो, दोनों ही केस में। क्यों भाई, टोटल चार्ज ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर नोन वैल्यू, रेडियस ऑफ द इंसुलेटिंग स्फीयर नोन वैल्यू, दिस इज कांस्टेंट। तो ये केवल आर ही तो है, क्योंकि अब अंदर हमें कितना जाना है, तो ये आर हमारा वेरी कर रहा है। तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर के, तो अंदर के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है, और बाहर के केस में कैसे वेरी कर रहा था, आर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में वेरी कर रहा था। तो अब अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो ग्राफ भी देख लो आप लोग, और इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेना। इंसुलेटिंग का केस अलग होता है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं निकल के आता, जैसा कि हम लोगों ने एक स्फेयर के लिए करते हैं। यानी कि अगर इंसुलेटिंग स्फेयर की जगह कंडक्टिंग स्फेयर हो या स्फेरिकल सेल हो, तो उस केस में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि जब हम एक कंडक्टिंग सॉलिड स्फेयर को टोटल चार्ज देते हैं तो वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होता, बल्कि वो टोटल चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जब नॉन कंडक्टिंग स्फेयर होता है या इंसुलेटिंग स्फेयर होता है, उसको अगर हम कोई भी चार्ज देते हैं तो होल ऑफ द मटेरियल यानी पूरा का पूरा सेंटर से लेके हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ना कि वो सरफेस पे आता है। ठीक है, इसलिए रिजल्ट में काफ़ी फ़र्क है कि जब हम एक स्फेरिकल सेल का निकालते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो निकल के आती है, कुछ भी नहीं निकल के आता, क्योंकि अंदर वाला गॉसियन सरफेस कोई चार्ज इंक्लोज ही नहीं करता है, जबकि यहाँ पे इंसुलेटिंग था और ये चार्ज कंटेन करता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और अब हम ग्राफ इसका बताते हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली जो बातें हैं उसको आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे कि हमने क्या क्या बताया। हमने बताया कि स्फेरिकल सेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, दोनों का रिजल्ट सेम रहता है, नॉन कंडक्टिंग का अलग होता है। ठीक है, अब मान लिया कि ये हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था जिसमें हर जगह चार्ज है, जिसमें हर जगह चार्ज है, और टोटल चार्ज कितना है Q, और ये इसका सेंटर है O, और ये इसकी रेडियस है कैपिटल R। अब इसके लिए हमको क्या निकालना है, ग्राफ बनाना है। तो हमने कहा भाई आ जाओ ग्राफ भी बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा, हमने ये देखा था कि E जब आउटसाइड के लिए निकाल रहे थे तो आउटसाइड के केस में वेरी कर रहा था 1/r² के केस में, और इनसाइड का रिजल्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनसाइड का रिजल्ट कैसा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और जब सरफेस पे निकाल रहे थे तो सरफेस पे हमारा डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा था, पूरा कांस्टेंट वैल्यू। तो सरफेस तक यानी कि सरफेस से जब हम अंदर जाते हैं तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के फॉर्म में वेरी करता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हमने क्या किया, स्ट्रेट लाइन बना ली। ठीक है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब बाहर हमारा कैसे वेरी कर रहा है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वेरी कर रहा है। ठीक है, और ये लाइन आप सीधी कर लो थोड़ा भाई, इस वाली लाइन को हम लोग थोड़ा सीधी कर लेंगे। ठीक, कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि अब आपको ये टॉपिक बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम का मेरे हिसाब से एक लास्ट टॉपिक, लास्ट डेरिवेशन बचा हुआ था, जो कि मैंने आज आप लोगों को बता दी। और कल जो है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल जो है हम आप लोगों को बताएंगे कैपेसिटेंस के बारे में। कैपेसिटर्स के सारे डेरिवेशंस कल से हमारे स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और कैपेसिटर्स के लिए इसमें अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पड़ा है, ईमेल आईडी पड़ा है, आप उस पर अपने डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, और अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करो मन लगा के। एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करो। गुड लक फॉर एवरीवन।